गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक। क्लास 12th में तो आएगा ही, साथ ही कंपटीशन लेवल पे तो देखो हर चीज आ रही है, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब देखो, आप सभी से पहले निवेदन करता हूं कि भाई अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लेकिन एक घंटी बटन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद, उस घंटी को नहीं दबाया तो क्या सब्सक्राइब किया, तो जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को दबाएं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाए, चैनल को ऐसे ऐसे घुमा के रख दे, पूरे को खोल के रख दे, तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। किस पे आधारित? साइंस साइंस साइंस, बस साइंस। ठीक है, चलिए कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। तो भाई देखो, हमने पढ़ा था जो चार्ज है ना, चार्ज, ये मान लीजिए कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, ये वाला। तो ये जो चार्ज है ये अपने आसपास एक ऐसा फील्ड उत्पन्न कर लेगा भाई, उससे क्या है, इसके पास में जो भी कोई आएगा, जैसे यहां से कोई आए, यहां से कोई आए, यहां से कोई आए, तो भाई या तो क्या करेगा, उसको अपने पास बुलाएगा यानी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, आकर्षित करेगा, या फिर इसको दूर करेगा यानी उसके साथ क्या करेगा, रिपल्स करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये काम कौन करता है भाई? तुम्हारा कोई भी चार्ज तुम्हारा ये काम तो करता ही है। अब भाई एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, कूलॉम। उन्होंने देखा कि भाई ये चार्ज अगर किसी दूसरे के साथ कुछ इंटरफेस कर रहा है तो इंटरेक्ट, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, क्यों ना इसके बारे में एक नियम दिया जाए, इसको अच्छी तरह पढ़ा जाए कि इससे जो फोर्स जो लग रहा है बीच में, मान लीजिए यहां पे कोई दूसरा चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को कैसे बताएं हम, ठीक है, उसका सूत्र कैसे निकालें, उसकी डेफिनेशन कैसे दे, फॉर्मूला कैसे निकालें। तो इसी के लिए भाई 1785 में, 1785 में, कब? 1785 में वैज्ञानिक साइंटिस्ट आया अपना कूलॉम, और कूलॉम जी कहते हैं भाई मैं बताऊंगा तुमको कि यदि कोई दो पॉइंट चार्ज है, कैसे चार्ज है, ये दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज का मतलब है बिंदु आवेश है, वो छोटा सा चार्ज है। अब छोटा ऐसा नहीं है कि भाई बड़े चीज के लिए तो छोटा, यानी मान लीजिए माध्यम बहुत सारा बड़ा है, ये जो जगह है वो बहुत बड़ी है, तो उसके लिए तो बड़ी चीज भी छोटी लगने वाली है। लेकिन अगर कोई दोनों के बीच मीडियम ही कम है, छोटा है, छोटी जगह है, तो उस समय बहुत छोटा चार्ज है। यानी जो चार्ज है ना भाई, वो पूरी तरह फिक्स है गोले में। मान लीजिए कोई गोला है चार्ज का और इसमें पूरी तरह अच्छी तरह चार्ज भरा हुआ है, जैसे कंची होती है ना, कंची, उसमें पूरी तरह कांच भरा हुआ है, तो वो क्या है, तुम्हारा एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है। तो कूलॉम ने हमसे कहा कि भाई दो अगर पॉइंट चार्ज ले लो तुम, एक ये रहा और एक ये रहा, क्या ले लिए, दो आपने पॉइंट चार्ज ले लिए छोटे छोटे से। अब ये दोनों पॉइंट चार्ज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, यदि दोनों प्लस प्लस हैं भाई, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, फेंकेंगे, लड़ेंगे आपस में। एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को पास बुलाएंगे यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों माइनस है तो भी दूसरे को, दोनों को दूर भगाएंगे। तो कहने का मतलब जो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो कूलॉम ने हमसे कहा कि भाई जो दो आपके पास पॉइंट चार्ज हैं स्टैटिक्स में, तो ये दोनों पॉइंट चार्ज, पहली बात तो दोनों पॉइंट चार्ज भाई स्थिर रहने चाहिए, ठीक है, सेम स्टेट में रहने चाहिए, मूविंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूविंग होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, वो हम चाहते ही नहीं है। अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहां तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा। तो दोनों की दोनों चार्ज कैसे हैं भाई, पॉइंट चार्ज हैं। दोनों को यदि एक दूसरे के थोड़ी दूरी पर रखा गया है तो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच या तो लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स या लगेगा रिपल्सिव फोर्स। तो उसने कहा कि ये जो दोनों के बीच अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है, उसको मैं F लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं भाई, दोनों का F। और ये कौन सा फोर्स है भाई, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह सकते हैं अपन। तो दोनों के बीच जो विद्युत वाला बल लग रहा है, विद्युत आवेशित बल, तो ये तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, वो इन दोनों की जो वैल्यू है, क्या है दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू है क्यू। भाई इसकी क्यों है, अब दोनों क्यों क्यों हो गए, चलो इसको Q1 कर देता हूं, इसको Q2 कर देता हूं, नाम दे दिया मैंने, राम और श्याम, गीता सीता जैसे नाम दे दिया भाई। तो इन दोनों के चार्ज के Q1 Q2, दोनों के चार्ज के क्या होता है भाई,
बिल्कुल समानुपाती होता है। दोनों के चार्ज के तो क्या है, समानुपाती है। ठीक है, यानी इसका मान और इसका मान, दोनों का मान किसके समानुपाती हो गया भाई, फोर्स के समानुपाती। लेकिन 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 अरे भाई बड़ी सी आसान बात है, अगर इसका चार्ज बढ़ेगा बढ़ेगा, चार्ज बढ़ा दिया, चार्ज बढ़ा दिया, तो चार्ज बढ़ गया तो दोनों के बीच क्या बढ़ गया, आवेश भी बढ़ गया, बल भी बढ़ गया ना दोनों के बीच। अगर चार्ज का मान बढ़ गया, पहले था 5 कूलाम, अब हो गया 500 कूलाम, तो दोनों के बीच क्या बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया। तो चार्ज बढ़ गया तो ज्यादा तेजी से खींचेंगे या ज्यादा तेजी से भगाएंगे, तो दोनों के बल के तो क्या होता है, आवेश के तो समानुपाती होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें इनके बीच की डिस्टेंस की, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है r, कितनी डिस्टेंस है भाई, r है। अरे अरे बताना जरा, मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी बढ़ा दी बढ़ा दी बढ़ा दी बढ़ा दी, दूर कर दिए, तो दोनों के बीच फोर्स जो लगेगा वो कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, बिल्कुल सही, कम लगेगा। और इतना कम लगेगा कि आप बढ़ाते हो इतना सा और फोर्स और कम हो जाएगा, फिर बढ़ाए इतना, फोर्स और कम हो गया। यानी कि जो फोर्स है दोनों के बीच का, कोई सा भी फोर्स हो, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, दोनों का फोर्स, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच की, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये तो समानुपाती हो गया है ना, और ये हो गया आपका व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब ये बढ़ेगा तो एफ ही बढ़ेगा, लेकिन अगर आर का मान गलती से बढ़ाया तो उसका स्क्वायर कर दोगे ना, तो जितना मान इसका घट जाएगा। ठीक है, यानी ये तो क्या है, दोनों का समानुपाती है, और ये हो गया तुम्हारा व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा हो गया, उल्टा। ठीक है, अब कूलाम ने इन दोनों को जोड़ दिया, जो कूलाम थे ना इनको एक साथ कर दिया। एक साथ करने का मतलब इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं भाई कि जो तुम्हारा एफ ही है ना, वो वास्तव में क्या है, एफ तो एक बात है, वेक्टर तो है ना ये, तो वेक्टर लगा देते हैं, तो इसको एक साथ भी लिख सकता हूं। ये रहा तुम्हारा समानुपाती का को वो चिन्ह निशान, और ऊपर आ गया Q1 Q2, एक साथ लिख दिया तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा क्या, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। कि भाई अब इसको लिखने का तरीका देखो, ये तो समझ लिया कि लिखें कैसे, तो लिखने का तरीका, सन 1785 में एक वैज्ञानिक आए कूलाम, जिन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को परिभाषित करने के लिए कहा कि ये बल दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या कहलाता है तुम्हारा, कूलाम का नियम, और ये कहलाता है तुम्हारा कूलाम फोर्स, कूलाम का बल। अब भाई देखो चीज क्या है कि या तो इन दोनों के बीच हो सकता है एयर, या फिर हम इसी को कह देते हैं वैक्यूम। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई क्या भरा है, मीडियम। ठीक है, कोई माध्यम भी हो सकता है। तो अब एक चीज की तो कमी है भाई, माध्यम में तो दोनों के बीच जो फोर्स है वो अलग लगेगा, और यदि एयर है तो दोनों के बीच जो फोर्स है वो अलग लगेगा, तो एक कांस्टेंट की जरूरत तो पड़ गई। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं वो कांस्टेंट कौन सा है। तो वो तो मैंने कर दिया साफ, क्या साफ कर दिया मैंने, ये भाई कि एफ जो है तुम्हारा, ये समानुपाती तो है तुम्हारा Q1 और Q2 के साथ, यानी दोनों आवेशों की जो वैल्यू है ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो इसके बराबर समानुपाती हो जाता है। और नीचे जो इसके बीच की डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के क्या होता है भाई, नेगेटिव प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल, और ये तुम्हारा नेगेटिव प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलो अब भाई देखो इसको हटाते हैं, तो आप जानते हो इसको अगर बराबर करना चाहते हो, ठीक है भाई, ये तो तुमने अभी अभी निकाल लिया। अब मैं यहां इसकी जगह बराबर लेके आता जो इक्वल, तो देखो ये एफ ही तो ऐसा का ऐसा, और यहां का इक्वल। तो अभी मैंने बात की थी कि जो तुम्हारा जो फोर्स है ना भाई, वो उन दोनों के बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है, तो यहां एक कांस्टेंट और आ जाएगा, और वो है तुम्हारा के, कांस्टेंट है के, और बाकी तो ऐसा का ऐसा। अब आपके काम में सबसे ज्यादा तो यही आने वाला है भाई, जितने भी न्यूमेरिकल करोगे सबके काम में यही आएगा। तो के क्या है, के क्या है, के तो कांस्टेंट है ना, देखो निकालते हैं के की वैल्यू।
आपसे पूछ ले इस के का, वो क्या होगा भाई, आपसे के का अगर मात्रक पूछ ले, यूनिट पूछ ले तो निकाल लो। अरे इसको इधर गुणा कर देंगे, ये गुणा हो जाएगा तो एफ का तो होता है न्यूटन, ठीक है, इसका होता है दूरी तो मीटर में, मीटर स्क्वायर, और ये दोनों हो गए कुलाम और कुलाम, कुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। किसका यूनिट है ये भाई, किसका यूनिट है, मेरा तेरा आपका किसका, ये है आपके इस के का यूनिट, के की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, ये तो तुम्हारा किसके लिए है, ये है तुम्हारा नॉन मीडियम के लिए यानी वैक्यूम के लिए, और वैक्यूम के लिए इसका मान भी दे रखा है आपको, इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, 9 गुणा 10 की पावर 9, किसका मान है ये के का मान, ठीक है भाई, के का मान, और यूनिट तो आपके सामने लिखी रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो ये हो गई तुम्हारी के की यूनिट। अब भाई ये तो के किसके लिए है तुम्हारा, अगर ये बात करूं ये तो है आपका वैक्यूम, तो निर्वात में जो के की वैल्यू है वो आपके पास है 9 गुणा 10 की पावर 9, जो अभी हमने पढ़ा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां जो के लिखा हुआ है उसकी वैल्यू अगर निर्वात में बात करें वैक्यूम में, तो उसमें तो इसकी वैल्यू है 9 गुणा 10 की पावर 9, और मात्रक तो हमेशा ही न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर है। लेकिन ये आया कहां से निर्वात की वैल्यू, तो यहाँ के का हमारे पास फॉर्मूले होते हैं दो, जो आपका नियतांक है के, उसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं, पहला तो के निर्वात के लिए और दूसरा आपका के माध्यम के लिए। जब हम निर्वात के की बात करते हैं तो इसका सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और माध्यम माफ कीजिए एप्सिलॉन 0, और जब माध्यम की बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। बस छोटा सा अंतर है, इसमें 0 लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा भाई, लेकिन जो 0 लग रहा है ना एप्सिलॉन 0, इस एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है आपका निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी, निर्वात की परमिटिविटी, ठीक है, विद्युतशीलता, यानी कहने का मतलब अगर दो आवेश निर्वात में रखे वैक्यूम में तो उनके बीच में जो विद्युत है इलेक्ट्रिक चार्ज वो जाएगा कैसे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जाएगी, तो ये होता है एप्सिलॉन 0 निर्वात की परमिटिविटी, और भाई इसका मान होता है, क्योंकि निर्वात है तो मान पता है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और यूनिट अभी निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन यहां जो आपके सामने एप्सिलॉन लिख रहा है इसका मतलब होता है माध्यम की परमिटिविटी, क्योंकि यहां के भी माध्यम है तो ये हो गया माध्यम की परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब आप जान ही गए हो, परमिटिविटी से तात्पर्य विद्युतशीलता, ठीक है, और इसका मान हमें नहीं पता क्योंकि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग आएगा, इसका मान तो फिक्स है, ये तो आपके निर्वात के लिए है। तो जब मैं इस निर्वात के मान में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर 1/4 का मान है, पाई आपके पास 22/7, एप्सिलॉन 0 आपके पास ये मान रख देते हो, तो इन सब मानों को रखने के बाद आपके पास जो मान आता है वही है 9 गुणा 10 की पावर 9। तो इसलिए हमने निर्वात का के तो याद कर लिया, ठीक है, इसको हम याद कर रहे हैं केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन का मान मिला तो यहां रख लेंगे और के का मान यहां रख देंगे माध्यम के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं अंत में इसकी यूनिट की, जो तुम्हारा एप्सिलॉन है, कहां है एप्सिलॉन, ये रहा एप्सिलॉन, ये रहा एप्सिलॉन, इसकी मात्रक को याद कर लेते हैं। तो इसका मात्रक याद करने का तरीका देखो भाई, आप जानते हो जो के है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो आप एप्सिलॉन को इधर ले गए, के का मात्रक ये लिख रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, यहां मैं केवल रख देता हूं 1/एप्सिलॉन क्योंकि इनके तो मात्रक होते ही नहीं है, तो एप्सिलॉन का मात्रक हो जाएगा उल्टा व्युत्क्रम, तो एप्सिलॉन का मात्रक आ गया कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, हर किसी के लिए, माध्यम के लिए भी निर्वात के लिए भी एप्सिलॉन का मात्रक ये हो गया। एप्सिलॉन 0 का मान ये रहा, एप्सिलॉन 0 का मान इसमें रखा तो मुझे के का मान मिल गया कौन सा, 9 गुणा 10 की पावर 9। एप्सिलॉन का मान आपके पास ये रहा, माध्यम के लिए एप्सिलॉन होता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। देखो जो कूलाम फोर्स है उसको दो रूप में लिख लेता हूं,
पहला तो है कूलाम किसमें, एयर में, एयर या फिर आप वैक्यूम लिख लो, चलो वैक्यूम लिख दिया V, ठीक है। ये तो वैक्यूम में है, ये है तुम्हारा 1/4πε0। क्यों? क्योंकि K का मान है 1/4πε0। एप्सिलॉन 0 इसलिए लिखा क्योंकि तो वैक्यूम है। यहां Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ठीक है। चलो भाई, दूसरा है तुम्हारे पास मीडियम का, और जब मीडियम आ जाता है तो मीडियम आते ही 1/4πε और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं क्या करता हूं भाई, दोनों का भाग तो मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा परावैद्युतांक। और भाग कैसे देना है? ऊपर तो रखना है निर्वात वाला, जैसे कि रखा हुआ है ये निर्वात या वैक्यूम वाला, और इसमें भाग दे देते हैं नीचे वाले का, Fm का। तो ये तुम्हारा बन जाएगा परावैद्युतांक, ठीक है भाई। क्या बन जाएगा? परावैद्युतांक बन जाएगा, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इससे तो ये कट जाएगा इतना, और इतना भी कट जाएगा, इतना भी कट जाएगा, इतना भी कट जाएगा, बचेगा क्या? तो यहां बचेगा FV अपॉन FM, और इधर बच जाएगा इसमें, तो ये तो ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन, ये नीचे, और इन दोनों को कह सकते हैं अपन एप्सिलॉन R, ठीक है। तो एप्सिलॉन R होती है तुम्हारी आपेक्षिक विद्युतशीलता, परावैद्युतांक, जो आपकी इच्छा है वही बोल दो, दोनों का भाग दे दिया। यानी अगर मैं आपको किसी मीडियम की ई दे दूं, एप्सिलॉन दे दूं, तो उस मीडियम की परमिटिविटी दे दूं, और निर्वात की परमिटिविटी तो आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। तो दोनों का अगर आप वो करें डिवाइड, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। जैसे 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 आप अगर एयर की निकालोगे यहां से, तो एयर की कितनी आ जाएगी? 1.0005, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पदार्थों के आप याद करने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम में मिल जाएंगी। वैसे भी आपको ये निकालना होगा तो ये मिल जाएगा, ये निकालना होगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है ठीक है। तो इस तरह हमने निकाला ये परावैद्युतांक। अब भाई कई बार क्या होता है, आपसे यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चंस। बड़े क्वेश्चंस तो हम आगे करेंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा अपन नॉर्मल पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल में छोटे छोटे कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि दो चार्ज रखे हैं, ये रखे Q1 और Q2, यदि दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस, उसको डबल कर दें। क्या कर दें भाई? डबल कर दें, तो इसका फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं आपके नॉर्मल पेपर्स में भी, बोर्ड में भी, नीट विजय में भी कई बार आ जाते हैं, नॉर्मल सा है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। यहां आपका F का फॉर्मूला याद है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो आपसे कहा है इसको डबल कर दिया डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस डबल हो जाएगी, इसका मतलब डबल का भी डबल, यहां 2 का 2। भाई डिस्टेंस का मतलब होता है आपको कितना किया है? डबल किया है, तो 2 लिख दिया मैंने, और 2 का भी कर दिया मैंने स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 4। चलो 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 छोटे रूप में पढ़ते हैं, धीरे धीरे धीरे। देखो ये है तुम्हारा F1, जब मैंने डिस्टेंस इसको चेंज किया ही नहीं, फिर मैंने जब चेंज किया तो मान लेता हूं F2 बन गया, चेंज। अब तुमने जो चेंज किया है वो लिखो, K का तो K था, Q1 Q2 को चेंज नहीं किया, R को चेंज किया, डबल कर दिया, पहले R था अब 2R हो गई, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है भाई। चलो F2 निकाल रहे हैं, K का K, Q1 Q2 ऐसा के ऐसा, ये हो गया तुम्हारा 2 दूनी 4 और R स्क्वायर। अब देखो यहां से जो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? F1। तो यानी जो तुम्हारा दूसरा फोर्स है F2, वो हो जाएगा तुम्हारा 1/4 F1, यानी पुराने वाले फोर्स का 1/4 ही रह गया। तो इसका मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो फोर्स कम हो रहा है। उल्टा कर लो, आपसे कह दिया भाई डबल की जगह हो रही है हाफ, कितनी हो रही है? आधी हो रही है डिस्टेंस। पहले कितनी थी? R, अब हो गई R/2, आधी हो गई ना, R/2 हो गई, तो 2 दूनी 4, लेकिन 4 कहां चल जाएगा? ऊपर, 4 ऊपर चलेगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F1 लिख दिया और 4 आ गया ऊपर, तो 4F1। यानी कि जो तुम्हारा F2 है ना भाई, दूसरा वाला बल चेंज के बाद, तो चेंज के बाद वाला फोर्स तो हो जाएगा पहले वाले फोर्स का 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, हाफ कर दे, 3/2 कर दे, 1/2 कर दे,
ठीक है, कुछ भी कर दे, आपको बस उसकी जगह चेंज करना है और दूसरा निकाल लो, तो पता चल जाएगा कि पहले वाले फोर्स में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम कल वाली वीडियो में इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। सदिश रूप में कूलाम का नियम बड़ा महत्वपूर्ण है, मजा भी आएगा। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, कोई सवाल रह जाता है तो जरूर पूछना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना। उससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो आई तो ऊपर नोटिफिकेशन आई और तुमने उसको दबाई और वीडियो समझ में आई। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, बाय।